तो हम लोगों ने क्या देखा कि हुमायूं कहाँ पर था। हुमायूं वाज इन सिंध एंड अकबर वाज बॉर्न इन 1542। और एक राजा हिंदू चीफ थे उस एरिया के, राजा राणा वीरसाल, उन्हीं के घर अकबर का जन्म हुआ था। तो यहाँ तक हम लोगों ने कहानी लास्ट क्लास में देख रखी है। अब इसके आगे कहानी आगे बढ़ती है। तो हुमायूं की जो इच्छा थी वो यही थी कि बाबर ने जिस साम्राज्य को बनाया था, यानी जीता था भारत में, हुमायूं के पास वही ऑप्शन था कि उसी साम्राज्य को फिर से ये जीत सके, नहीं तो और कोई ऑप्शन इसके पास बचा नहीं था। और इधर देख रहा था कि शेर शाह सूरी की ताकत बढ़ती चली जा रही थी। तो अब ये करे तो करे क्या। इंडिया इसके पास लौट के आने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था, और ना ही किसी इंडियन शासक रूलर से इसको कोई मदद मिल रही थी। तो अब इसने क्या किया, फर्दर मूव करने का डिसीजन लिया। तो हुमायूं के एग्जाइल का पार्ट 2, हुमायूं के एग्जाइल का पार्ट 1 कहाँ पर 1542 में समाप्त होता है, सिंध में अकबर के जन्म से के दौरान। अब पार्ट 2 में क्या होता है कि हुमायूं जब देखता है कि उसको इंडिया से कोई मदद नहीं मिल रही है, किसी भी इंडियन राजा से या किसी से, तो हुमायूं यहाँ से मूव कर जाता है कहाँ, पर्सिया यानी ईरान की तरफ। तो लिखिएगा, when Humayun did not get any क्या कहते हैं, any help, did not get any help from ऐसे लिखिएगा, from anyone, then he decided to leave India and reached पर्सिया। कहाँ, इंडिया से निकलकर कहाँ चला गया, पर्सिया। राजा वीरसाल भी क्या करते, छोटे से एरिया के चीफ थे, इनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि ये किससे, शेर शाह सूरी से मुकाबला कर सके या किसी और भी दूसरे राजा से। तो हुमायूं को कहीं से मदद मिल नहीं रही थी, इसका खुद का भाई इसकी मदद करने को तैयार नहीं था। तो हुमायूं ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम यहाँ से निकलकर किसी दूसरे बड़े राजा की मदद लेनी पड़ेगी। तो मदद के लिए कहाँ पहुँच गया, पर्सिया यानी कि ईरान वाले एरिया में। तो अब ईरान पहुँचा है तो वहाँ क्या होता है, तो लिखिएगा, द यंग रूलर ऑफ पर्सिया शाह तहमास offered to help Humayun on 3 conditions। 3 कंडीशन पे वो हुमायूं की हेल्प करने को तैयार होता है। ठीक है, जो पर्सिया का
सुल्तान है वो कहता है हुमायूं के सामने 3 कंडीशन रखता है। तो क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन लिखिए, ही शुड एक्सेप्ट शिया फेथ, क्योंकि ये लोग क्या थे? सुन्नी थे, और पर्सिया में आज भी शिया मुसलमानों का ही मतलब शिया मुसलमान ही सबसे अधिक है। बाकी जो नेशंस है अरब वगैरह वो सब सुन्नी हैं, और ईरान वगैरह पर्सिया वगैरह कौन से हैं? शिया है। तो तभी देखिएगा आज भी इन दोनों के बीच में, ईरान और बाकियों के बीच में थोड़ा बहुत हमेशा दिक्कत बनी रहती है। तो इसने कहा कि आप बनिए शिया, पहला। दूसरा, ही शुड माने कौन? हुमायूं। हुमायूं शुड मेक शियाज़्म द स्टेट रिलीजन इन इंडिया। यानी कि जो भी एरिया आप जीतोगे मेरी मदद से, यानी जो भी रीजन आप जीतोगे, जहाँ तक आपकी किंगडम बनेगी, उस किंगडम तक, यानी उस किंगडम में आपको जो रिलीजन रखना है वो शिया रिलीजन रखना है। सुन्नी इस्लाम नहीं, शिया इस्लाम वाला रिलीजन। यानी इस्लाम के 2 हिस्से, एक शिया एक सुन्नी, जो आपको बता रखा हूँ इस्लामाइजेशन वाले में। तो यहाँ पर आपको शिया वाला फेथ फॉलो करना है। और तीसरा, ही शुड सरेंडर कांधार टू द पर्सिया इन केस ऑफ सक्सेस। इन केस ऑफ सक्सेस यानी कि अगर आप जीत जाते हो तो कांधार तक का एरिया, क्योंकि काबुल भी तो किसके कंट्रोल में था? सॉरी, काबुल कह रहा हूँ, हाँ, काबुल भी तो शेरशाह सूरी कंट्रोल में था। लाहौर वगैरह, तो लाहौर, कंधार, ये सब किसके कंट्रोल में था? शेरशाह सूरी कंट्रोल में। तो और पर्सियन जो किंग था ये चाहता था कहाँ तक? कांधार तक का एरिया, यानी कि ये पूरा अफगानिस्तान भी अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। कि अगर कांधार तक लेने का मतलब है कि अफगानिस्तान, काबुल वगैरह सब इसके कंट्रोल में आ जाएगा। ये पर्सियन किंग की चाहती। और पर्सियन किंग आप देखिएगा मैक्सिमम टाइम उनका यही कोशिश रहता है कि वो काबुल और कांधार यानी अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में कर सके। क्योंकि अगर आप मैप देखो एशिया का तो आपको समझ में आएगा क्यों। ये ईरान पर्सिया, पुराना पर्सिया, न्यू ईरान, तो यहाँ पर्सिया, तो यहाँ से ये चाहते थे कि ये देखिए, ये काबुल, इधर कांधार, ये दिख रहा है कांधार, यहाँ पर ये कांधार लिखा हुआ मैप में, अफगानिस्तान के जस्ट नीचे आपको कांधार लिखा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये है कांधार। तो ये कांधार का एरिया मिलने का मतलब कि लगभग आधा अफगानिस्तान और ये पूरा एरिया, और यहाँ से तो फिर इधर बढ़ ही सकते हैं। तो हो सकता है कल को काबुल और ये पूरा एरिया मिल जाए। इस तरह से इसकी सोच थी कि मैं ईरान का एक्सपेंशन कर सकूं, यानी पर्सियन अम्पायर का, यानी अपने अम्पायर का एक्सपेंशन अफगानिस्तान तक कर सकूं। तो उस वक्त अफगानिस्तान नहीं था, उस वक्त था कांधार रीजन। ये इसकी सोच थी। तो हुमायूं के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं। क्यों? क्योंकि मरता क्या ना करता। तो हुमायूं ने बिना किसी शर्त क्या किया? सारे कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन था भी तो नहीं करोगे एक्सेप्ट तो मदद नहीं करेगा, तो उसके बाद देखा जाएगा। तो लिखिएगा, हुमायूं
accepted all the conditions. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, with the help of Shah of Persia, Humayun occupied Kabul and Kandahar. Kabul and Kandahar in 1545. अब उधर शेर शाह सूरी 1545 आते आते शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी थी और सूर अंपायर शेर शाह सूरी के डेथ के बाद डिक्लाइन की ओर बढ़ चुका था, क्योंकि वहाँ पर भी वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया था। तो सूर अंपायर कहाँ, दिल्ली आगरा में है, काबुल कांधार बहुत दूर है। तो इस वजह से इनको मौका मिला और इन्होंने इसी का फ़ायदा उठाकर काबुल और कांधार का एरिया हुमायूं ने पर्शियन किंग के हेल्प से, उसकी आर्मी की हेल्प से कैप्चर कर लिया। यानी कि वहाँ जो शेर शाह सूरी के लॉर्ड्स वगैरह थे, फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह थे, उन सबों को हरा कर इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इसके आगे एंड लिखिएगा, एंड गिवन एंड लिखिएगा, एंड ऐसे लिखिए, एंड गिव इट टू पर्शियन किंग। जीता और पर्शियन किंग को दे दिया। क्यों भाई, उसी के हिसाब से ट्रीटी हुई थी। बट अगेन reoccupied it after the death of पर्शियन शाह। तो पहले जीता तो उसके साथ उसने डील कर रखी थी, तो डील के तहत भाई क्या हुआ, ले जाओ, दे दिया। लेकिन इत्तेफाक था कि कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद ही उस पर्शियन किंग की डेथ हो जाती है। तो अब उसके अगले वंशज के साथ तो उसने कोई डील की नहीं थी हुमायूं ने। पर्शियन किंग के साथ डील थी, पर्शियन किंग खत्म, डील खत्म। और डील खत्म होते ही क्या हुआ, इसने काबुल और कंधार को हुमायूं ने रीऑक्युपाई कर लिया। ठीक, अब हुमायूं को कोई रोकने वाला नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हुमायूं कैप्चर्ड लाहौर इन 1555। तो हुमायूं ने लाहौर भी 1555 में कैप्चर कर लिया। क्यों? क्योंकि 1555 आते आते सूर डायनेस्टी ब्रेकआउट हो चुकी थी। सूर डायनेस्टी अपने डिक्लाइन की ओर लगभग ख़त्म सी हो चुकी थी। तो वो हम लोग शेर शाह सूरी के टाइम पर पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझिए कि सूर डायनेस्टी 1555 आते आते ख़त्म सी हो चुकी थी। तो
एकदम कमज़ोर थी, तो इसने लाहौर भी सूर डायनेस्टी से कैप्चर कर लिया। यहाँ तक लिख लिया, तो इसको रब करते हैं और फिर इसके आगे अब लिखता हूँ, ठीक है। तो हुमायूं ने 1555 में क्या किया, लाहौर भी कैप्चर कर लिया। अब इसके आगे लिखिएगा, ही कैप्चर्ड, लिखिए ही कैप्चर्ड पंजाब, ही कैप्चर्ड पंजाब after defeating Afghan noble Naseeb Khan and Tatar Khan in the Battle of Machiwara in 1555। तो अब हुमायूं काबुल कांधार से आगे बढ़ा लाहौर, और लाहौर के बाद उसी साल जीत लिया पंजाब, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जैसे ये जीता, अब इसका दिल्ली में आने का रास्ता साफ हो गया। पंजाब जीतते ही अब इसको दिल्ली आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सूर डायनेस्टी अब अपने ही एक तरह से देखिए तो वॉर ऑफ सक्सेशन के चक्कर में सूर डायनेस्टी हो चुकी थी वीक, और इसके जितने नॉवेल्स थे वो हारते चले जाते, क्योंकि अब हुमायूं के पास एक बड़ा साम्राज्य था, तो एक बड़ी आर्मी भी थी अब उसके पास, ठीक है। सॉरी। तो अब ये कहाँ तक आ गया, पंजाब तक आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, देखिए नाउ इन बैटल ऑफ सरहिंद, इन बैटल ऑफ सरहिंद, कब, 1555, मुगल आर्मी वॉन। तो अब इसके बाद बैटल ऑफ सरहिंद होता है, किसके लिए, सरहिंद को जीतने के लिए, और इस तरह से क्या होता है, मुगल आर्मी इस बैटल को जीतती है और हुमायूं आगे बढ़ता है। तो इसमें चाहिए तो आप यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में लिखिए अफगान आर्मी का मतलब शेर शाह सूरी की डायनेस्टी, यानी सूर डायनेस्टी की आर्मी, क्योंकि शेर शाह सूरी क्या था, अफगान नोबल था, तो ये क्या थे, अफगान लोग थे, तो सूर डायनेस्टी अफगान कही जाएगी। तो अफगान आर्मी जो था, तो अफगान आर्मी वाज लेड बाई सुल्तान सिकंदर सूर, यानी कि उसका वंशज था सिकंदर सूर, वो अफगान आर्मी को लीड कर रहा था। एंड यहीं लिखिएगा, मुगल आर्मी वाज लेड बाई, तो मुगल आर्मी को कौन लीड कर रहा था, बैरम खां।
कौन? बैरम खान। इन द बैटल ऑफ सरहिंद। तो इस सरहिंद के बैटल में बैरम खां की अगुवाई में मुगल आर्मी जीत जाती है और ये पूरा एरिया अब किसके कंट्रोल में आ गया? मुगल्स के, यानी कि मुगल्स यानी कि कौन? हुमायूं के कंट्रोल में आ गया। तो अब हुमायूं कहाँ, वहां से सीधा मार्च करता है कहाँ? दिल्ली की तरफ। इस बैटल के बाद हुमायूं मार्च करता है दिल्ली की तरफ। और दिल्ली की तरफ आता है कब? तो लिखिएगा हुमायूं sat on the throne of Delhi for the second time। पहली बार तो बाबर के की वजह से अब जीत कर, तो सेकेंड टाइम ऑन 23 जुलाई 1555। तो इस तरह से 1555 में हुमायूं का एग्जाइल ख़त्म होता है और दिल्ली ये आकर अपना सुल्तान बनता है। ठीक, लेकिन हुमायूं की किस्मत में दिल्ली पर शासन करना शायद लिखा ही नहीं था। हुमायूं की किस्मत में दिल्ली पर शासन करना लिखा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके 1 साल के अंदर ही, या यूँ कहे कि 6 से 7 महीने बाद ही हुमायूं की डेथ हो जाती है। क्या की है? हुमायूं की डेथ हो जाती है। तो कैसे? तो यहाँ तक तो आपने आपने हुमायूं का एग्जाइल ख़त्म कर दिया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हुमायूं का एग्जाइल 2 पार्ट में। पहला पार्ट जब वो बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बलीग्राम, जो भी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, इसको हारता है तो वहाँ से कहाँ चला जाता है? लाहौर में उसको मदद नहीं मिलती तो लाहौर से चला जाता है काबुल। किसी तरह वो लाहौर से में थोड़ा दिन रुकता है, वहाँ से फिर लौट के आता है कहाँ? सिंध में क्या होता है? हुमायूं की मैरिज भी होती है 1541 में हमीदा बानो बेगम से, एंड अकबर वाज बॉर्न। कब? 1542 में। अब ये या क्या है? पार्ट 1 है हुमायूं के एग्जाइल का। अब सिंध से क्या होता है? हुमायूं को जब कहीं मदद, तो सिंध से कहाँ चला जाता है? पर्सिया के राजा से मदद मांगता है। पर्सिया राजा मदद देने को तैयार होता है, कहता है 3 शर्तें। पहला, तुम सिया बनो। दूसरा, तुम जो एरिया जीतोगे वहाँ तुम सियाज़म यानी कि सिया धर्म को ही, जो मुस्लिमों का सिया पंथ है, उसी को तुम आगे बढ़ाओगे, उसी को स्टेट का रीजन बनाओगे। और तीसरा, काबुल और कांधार हमें चाहिए। हुमायूं कहता है ठीक है। हुमायूं उसकी सेना के साथ अटैक करता है कांधार की तरफ और काबुल की तरफ। और उस वक्त क्या होता है? शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी रहती है, तो सूर अम्पायर बिखर सा जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है? काबुल और कांधार कौन जीत जाता है? हुमायूं जीत जाता है। काबुल कांधार हुमायूं जीतता है और फिर वो दे देता है पर्सिया के सुल्तान को। लेकिन पर्सिया सुल्तान की डेथ है तो फिर से काबुल कांधार अपने कंट्रोल में लेता है। वहाँ से फिर पहुँचता है कहाँ?
पंजाब जीतता है। पंजाब जीतने के बाद फिर बैटल ऑफ सरहिंद में वो क्या करता है, अफगान सेना को हराकर पूरा अफगान टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेता है और इस तरह से 1555 में अगेन सुल्तान बन जाता है। कौन? हुमायूं। ये है हुमायूं की पूरी कहानी। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है एग्जाइल की। अब यहाँ से आगे क्या होता है, तो ये रब कर दूं। तो अब कहानी क्या होती है हुमायूं के एग्जाइल से आगे, यानी कि 1555 के आगे से अब क्या होता है। तो यही मैंने क्या बताया कि हुमायूं की किस्मत में दिल्ली पर शासन करना शायद नहीं लिखा था। और उसमें क्या होता है कि हुमायूं की डेथ हो जाती है कब? 1556 में। तो लिखिएगा, एक लाइन गैप करके लिखिएगा, हुमायूं डाइड इन 1556 while ऐसे लिखिए, while he fell from the stairs of the library situated in दीन पना बिल्डिंग। तो इस तरह से हुमायूं की डेथ हो जाती है। ठीक है, लाइब्रेरी में ये बुक्स वगैरह पढ़ता रहता है और किसी बुक को ऊपर से उतारने के लिए, पढ़ने के लिए क्या करता है, बुक ऊपर स्टेयर पर चढ़ता है और वहाँ से ये स्लिप करके गिरता है और उसी में इसकी डेथ हो जाती है। तो अब कहिएगा, लेकिन अब यही बात थी ना कि हुमायूं तो सुल्तान बन गया, लेकिन इसके पास एक बहुत ही काबिल कमांडर इसके रहते हैं, बैरम खां। इसीलिए मैंने वहाँ बैरम खां का नाम लिखा। तो बैरम खां ये दिल्ली में रहता है और इसकी अब जितने एक्सपेडिशन होंगे वो सब बैरम खां करेंगे। वही इसका एक तरह देखा जाए तो हुमायूं के बहुत ही फेथफुल ऑफिसर रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ अब इसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद क्या होता है, अब सुल्तान कौन बनेगा? अकबर बनेगा। अब सुल्तान कौन बनेगा? अकबर बनेगा। तो खैर, अकबर पे जाने से पहले कुछ और बातें हुमायूं के बारे में फैक्ट जान लिया जाए। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हुमायूं के बारे में जान लिया जाए। उसके बाद हम लोग अकबर पर जब पहुंचेंगे तो वहाँ हम लोग बैरम खां, अकबर सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो हुमायूं के बारे में कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर जानने जरूरी हैं, जो किसके लिए? प्री के लिए इम्पोर्टेंट है और कई बार अलग अलग एग्जामों में अलग अलग रूप से इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। पीसीएस में भी आते हैं और भी कई जगह एसएससी वगैरह में भी आ जाते हैं कई बार। तो लिखिएगा, हुमायूं गॉट बिल्ट दीन पना इन दिल्ली। तो ये इसी ने बनवाया भी था। नेक्स्ट लिखिएगा, हुमायूं सिस्टर, हुमायूं की बहन कौन? गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम।
रॉट हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो हुमायूं की बहन थी। तो अकबर की जीवनी बाबरे सॉरी अकबर कह रहा हूँ, बाबर की जीवनी तुजुके बाबरी बाबर ने खुद लिखी है, और उसका ट्रांसलेशन बाबरनामा रहीम खान खाना ने किया है। ठीक है। और यहाँ पर हुमायूं की जीवनी कौन लिख रही हैं? हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम। ठीक है। अच्छा, ये दीन पनाह जो है ना, ये बिल्डिंग भी नहीं है, इसको लिखिएगा बिल्ट गॉट बिल्ट दीन पनाह सिटी, इसको यहाँ पर जोड़ लीजिए, सिटी बिल्डिंग के साथ ये सिटी भी थी। तो दीन पनाह सिटी में दीन पनाह बिल्डिंग। ठीक है, दीन पनाह सिटी इन दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हुमायूं constructed the जमाली मॉस्क। क्या नाम है? जमाली मॉस्क। ठीक है। एंड और एक दूसरी और भी मॉस्क बनवाया था। हाँ, देखिए, मॉस्क ऑफ कौन सा था? तो ईसा खां, ईसा खां एट दिल्ली। तो ये दोनों मॉस्क, जमाली मॉस्क और मॉस्क ऑफ ईसा खां, ये दोनों हुमायूं ने बनवाया। कहाँ पर बनवाया? दिल्ली में बनवाया। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं हुमायूं के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हुमायूं's टॉम्ब। टॉम्ब मीन्स होता है मकबरा। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब, तो टॉम्ब मकबरा वहाँ बनता है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो मुस्लिमों में यानी इस्लाम में क्या होता है? डेड बॉडी को ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है। हम हिंदुओं में जलाया जाता है। तो जहाँ दफनाया जाता है उसके याद में, उसको मेमोराइज करने के लिए लोग क्या करते हैं? वहाँ पर एक बिल्डिंग बनवा देते हैं। तो उसी को कहा जाता है मकबरा। क्या कहा जाता है? मकबरा। तो हुमायूं टॉम्ब was built by his widow उसकी विधवा विडो कौन थी? हाजी बेगम। कौन थी? हाजी बेगम। तो उसकी वाइफ हाजी बेगम ने मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिए, हुमायूं इनवाइटेड टू पर्शियन पेंटर्स। हुमायूं इनवाइटेड टू पर्शियन पेंटर्स। कौन? मीर सैयद अली एंड दूसरे हैं अब्दुस समद। तो
इन दोनों को बुलाया था, तो दोनों को किस लिए बुलाया था? मेड देम हिज कोर्ट पेंटर्स। तो इस तरह से मुगल काल में इंडिया में पेंटिंग का एक नया ही क्या हुआ, सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। एक नया सिस्टम देखेंगे हम लोग, पेंटिंग का न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग इंडिया में यहाँ मुगल सल्तनत के टाइम पर डेवलप हुई। और शुरुआत किसके समय से हुआ? तो हुमायूं के समय से। किसने के द्वारा? तो इन पर्शियन पेंटर्स के द्वारा। तो ये कहानी थी हुमायूं की। तो हुमायूं एक ऐसा सुल्तान जिसको बाबर से दिल्ली का एरिया तो मिला, लेकिन बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज बलिग्राम की वजह से इसको वो अपना राज्य शेरशाह सूरी के हाथों हारना पड़ा। वहाँ से भाग कर गया ये लाहौर, लाहौर से गया काबुल, काबुल से गया पर्सिया, पर्सिया से इसको मदद मिली और फिर वहाँ से जीतते जीतते 1555 में जाकर दिल्ली को दोबारा जीत लेता है। लेकिन इत्तेफाक से कुछ ही महीनों बाद, 7-8-9 महीने बाद इसकी डेथ हो जाती है सीढ़ियों से गिरने के। और इसके कुछ फैक्ट ये हैं, इसने एक दिन पनाह नाम की सिटी दिल्ली में बनवाई थी। साथ में गुलबदन बेगम इसकी बहन ने इसकी बुक हुमायूं नामा लिखी है। इसने जमाली मस्जिद और मॉस्क ऑफ ईसा खां बनवाया है। इसकी वाइफ ने हुमायूं टॉम बनवाया है। और इसने 2 पर्शियन पेंटर मीर सैयद अली और अब्दुस समद को बुलाया था, जो इसके कोर्ट पेंटर्स थे। तो ये हुमायूं की पूरी कहानी है। अच्छा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो चले कि जो हुमायूं टॉम है ना, ये हुमायूं टॉम ही इंस्पिरेशन ऑफ है किसका? ताजमहल का। ताजमहल की इंस्पिरेशन यह होगा कि ताजमहल का जो एक तरह से कहा जाए कि प्रोटोटाइप, वो हुमायूं टॉम है। हुमायूं टॉम का ही एक विकसित वर्जन आपको दिखेगा क्या? ताजमहल के रूप में। तो खैर वो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे कब? जब हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ फैक्ट जानेंगे, वहाँ पर हम लोग उसकी पूरी खासियत को समझेंगे कि उसमें ऐसा क्या खास है, क्या उसमें ऐसा बदलाव है। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हुमायूं का चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको? बीच में जो एक नया शासन आ गया था शेरशाह सूरी, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको अब रब करते हैं और शेरशाह सूरी स्टार्ट करते हैं।